नमस्कार दोस्तों। अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और पोलराइजिंग खबर। एक तरफ लोग जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस खबर को, और दूसरी तरफ कुछ लोग फैशिज्म चिल्ला रहे हैं। ऐसे लोग अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं जिनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो क्या हुआ यहां पर, क्यों हुआ, और जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? आइए जानते हैं इस केस की डिटेल्स और गहराई से। जिस केस में अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है, एक्चुअली में ये अन्वय नायक का केस है। इसका टीआरपी स्कैम वाले केस और पालघर वाले केस से कुछ लेना देना नहीं। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट केस है। हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 2.5 साल पहले 5 मई 2018 को। मुंबई बेस्ड इंटीरियर डिजाइनर जिनका नाम था अन्वय नायक, वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। सेम दिन उनकी मदर की भी बॉडी पाई जाती है उसी घर में। पुलिस इस पूरे सीन में एक सुसाइड नोट डिस्कवर करती है जिसमें अन्वय नायक ने एलिजिडली लिखा था कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे क्योंकि बहुत से लोग उन्हें बहुत सारा पैसा वो करते थे, उनको पेमेंट्स टाइम पर नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। इस नोट में ये 3 लोगों को ब्लेम करते हैं, अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नीतीश शारदा। अपेरेंटली इन तीनों लोगों ने अन्वय से काम कराया था इंटीरियर डिजाइन का अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर, लेकिन इन तीनों में से किसी ने अन्वय को पैसे नहीं दिए उस काम के। इस नोट के अकॉर्डिंग अर्नब गोस्वामी 83 लाख रुपीस ओ करते थे अन्वय को अपने स्टूडियो के काम के लिए। फिरोज शेख 4 करोड़ रुपए ओ करते थे और नीतीश शारदा 55 लाख रुपीस ओ करते थे। ये कोई नई कहानी नहीं है दोस्तों, ये 2 साल पुरानी खबर है। अगर आप पुराने अखबारों में चेक करेंगे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। इनफैक्ट ये नोट भी पब्लिकली अवेलेबल है, इसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इंसिडेंट हुआ था अलीबाग शहर में, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र के। इसके रिस्पांस में रायगढ़ पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करी थी और रिपब्लिक टीवी ने रिस्पांस में कहा था कि ये सारे चार्जेस को डिनाई करते हैं। करीब 1 साल तक इसकी इन्वेस्टिगेशन चली और अप्रैल 2019 में रायगढ़ पुलिस ने इस केस को क्लोज करने के लिए फाइल किया। ये कहा कि कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं पाया गया है। 16 अप्रैल 2019 को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की समरी रिपोर्ट को भी एक्सेप्ट किया और इस केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन एक चीज याद रखिए दोस्तों, उस समय बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, और जैसा मैं पहले के कई वीडियोस में बताते आया हूं कि जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहां की जो पुलिस है वो इशारों पर नाचती है रूलिंग पार्टी के। तो ये कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस केस को पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बंद कर दिया उस वक्त पुलिस ने। लेकिन ऑब्वियसली जो वाइफ और बेटी थी अन्वय नायक की, वो इस चीज से खुश नहीं थी कि केस को बंद किया जा रहा है। यहां पर वो और इन्वेस्टिगेशन चाहती थी। वो चाहती थी कि जस्टिस मिल पाए अन्वय नायक को। इसी रीजन से उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहे। मई 2020 को वाइफ और बेटी अन्वय नायक की महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से मिली और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सुसाइड केस में री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जब सरकार बदल गई महाराष्ट्र में। अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने डायरेक्ट किया पुलिस को कि इन्वेस्टिगेशन करी जाए। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और 15 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने परमिशन दे दी कि इस केस में अब री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और इसी के बाद हम आते हैं कल की घटनाओं पर कि 4 नवंबर 2020 को तीनों अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। आपने न्यूज में अर्नब गोस्वामी के बारे में सुना होगा, लेकिन जो बाकी 2 अक्यूज्ड थे जो नोट में मेंशन किया गया था जिनको, उन्हें भी अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। अरेस्ट के एकदम बाद अन्वय नायक की पत्नी और बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो बिल्कुल खुश हैं इस चीज से। वो कहते हैं कि इस केस में कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है और जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन थी वो सिर्फ अर्नब गोस्वामी की वजह से सप्रेस करी गई थी। रिपब्लिक टीवी ऑब्वियसली रिस्पांस में कहता है कि यहां पर पावर का मिसयूज किया जा रहा है क्योंकि अर्नब ने महाराष्ट्र सरकार पर बहुत सवाल उठाए, उन्हें क्रिटिसाइज किया, इसलिए सरकार इस चीज की रिवेंज लेने लग रही है। और जहां तक अमाउंट्स का सवाल है, रिपब्लिक टीवी का कहना है कि 90% सारा पैसा अन्वय नायक की कंपनी को वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं और बाकी पैसा उन्होंने पे नहीं किया क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ था, जो कि काम कंप्लीट होने के बाद ही पे करना था। एक्चुअल जो अरेस्ट हुआ वो भी अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल है। उसके कई सोशल मीडिया पर वीडियोस निकल के आए हैं। कुछ वीडियोस में दिख रहा है कि अर्नब गोस्वामी को यहां पर धक्के मारकर खींच कर ले जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और कुछ वीडियोस में यह भी दिख रहा है कि अर्नब गोस्वामी आराम से सोफे पर बैठे हैं। पुलिस उन्हें रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज हमारे साथ चलिए, और वो वहां पर बहाने दिए जा रहे हैं कि अब मैं इसलिए नहीं चल सकता। खुद ही देख लीजिए। आपको पूरे लीगल राइट्स है, आप जो करना है आप एडवोकेट को बोल दीजिए, आपको पूरे लीगल राइट्स है। लेकिन अभी
पूरे दिन रिपब्लिक टीवी और इनके सपोर्टर्स ने खबर दिखाई कि अर्नब गोस्वामी को असॉल्ट किया गया है पुलिस के द्वारा, लेकिन शाम को अलीबाग कोर्ट ने ये चीज रिजेक्ट करी, कहा कि ये जो एलिगेशंस हैं असॉल्ट के ये बिल्कुल झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। रायगढ़ पुलिस के द्वारा कोई असॉल्ट नहीं किया गया अर्नब गोस्वामी का। अरेस्ट के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में बीजेपी के ढेर सारे यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स से ट्वीट करने पर लग गए कि ये तो भाई इमरजेंसी आ गई है, यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म किया जा रहा है, जर्नलिज्म को खत्म किया जा रहा है, इमरजेंसी के टाइम की याद दिलाता है। ये बीजेपी सपोर्टर्स भी ये चीज ट्वीट करने लगे, हैशटैग्स चलाए जाने लगे बीजेपी के अर्नब गोस्वामी के फेवर में। यहां तक कि बीजेपी सपोर्टर्स बीजेपी के झंडों के साथ सड़कों पर भी उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए अर्नब गोस्वामी के फेवर में। मानो ये किसी टीवी एंटरटेनर का अरेस्ट नहीं बल्कि बीजेपी के टॉप पॉलिटिशियन का अरेस्ट हुआ हो जैसे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, क्योंकि इनमें से एक इंसान तक की चू तक नहीं निकली थी जब 5 अक्टूबर 2020 को मलयालम के एक जर्नलिस्ट को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया यूएपीए लगाकर, सिर्फ इस रीजन से क्योंकि वो कवर करने जा रहे थे हाथरस केस को। या फिर 8 अक्टूबर को जब मणिपुर के जर्नलिस्ट वांगखेम को अरेस्ट किया गया सेडिशन लगाकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट पर रिस्पॉन्ड किया था जो कि एक बीजेपी पॉलिटिशियन की वाइफ के द्वारा लिखी गई थी। या फिर 18 अगस्त 2020 को जब फ्रीलांस जर्नलिस्ट प्रशांत को अरेस्ट किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। या फिर 16 जुलाई 2020 को जब असम के जर्नलिस्ट राजीव शर्मा को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे थे कैटल स्मगलिंग में, तब इन्हें नहीं लगा कि जर्नलिस्ट पे अटैक हो रहा है। या फिर 11 मई 2020 को जब गुजरात में एक जर्नलिस्ट धावल पटेल को अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा सेडिशन केस लगाकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुछ नहीं हो रहा था। या फिर 7 मई 2020 को जब हरियाणा में जर्नलिस्ट नरेश खोसला को अरेस्ट किया गया जब वो पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे थे स्टोन पेल्टिंग के बारे में। या फिर 3 सितंबर 2019 को जब उत्तर प्रदेश में एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया जब उन्होंने मिड डे मील स्कैम को एक्सपोज किया कि स्कूल में बच्चों को रोटी नमक के साथ खिलाई जा रही है, ये उनका क्राइम था, इस पर एक रिपोर्ट बनाना, सेडिशन केस डालकर जेल में। या फिर 23 सितंबर 2020 को जब जर्नलिस्ट आकर पटेल को गुजरात में अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के बारे में ट्वीट किया। बिल्कुल चुप थे ये सारे लोग, बिल्कुल मुंह नहीं खुला इनका। एक्चुअली मुंह खुलना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, रियलिटी में मोदी सरकार जर्नलिस्ट विनोद दुआ के ऊपर लगाए गए सेडिशन चार्जेस को कोर्ट में आर्ग्यू करने लग रही है कि हमने जो सेडिशन चार्जेस लगाए वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, विनोद दुआ जी को जेल के अंदर बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस मोदी सरकार को क्रिटिसाइज कर दिया, इसलिए उन्हें जेल जाना चाहिए। ये आर्ग्यू करने लग रहे हैं कोर्ट में ये लोग। स्मृति ईरानी जी यहां पर ट्वीट करके कहती हैं कि हो सकता है आप अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करते हो, ना करते हो सकता है आप उसे बिल्कुल हेट करते हो, लेकिन अगर आज यहां पर आप साइलेंट रहोगे तो आप सप्रेशन को सपोर्ट कर रहे हो। कल को आपके फेवर में कौन आवाज उठाएगा अगर आज यहां पर आप चुप रहोगे तो? हु स्पीक्स इफ यू आर नेक्स्ट, ये लिखा है इन्होंने। मैं यहां पर स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहूंगा कि हु स्पीक्स इफ यू आर प्रीवियस। यहां पर 10 जर्नलिस्ट की लिस्ट तो मैंने दिखा दी है। एक्चुअली में ये लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर यहां पर सबका नाम मैंने लेने लग गया तो ये वीडियो आधे घंटे का बन जाएगा। पिछले 5 साल में जितने जर्नलिस्ट को आपकी सरकार के अंदर अरेस्ट किया गया है सिर्फ मोदी को क्रिटिसाइज करने के लिए, आरएसएस को या बीजेपी को। रियलिटी ये है कि आप और आपकी ट्रोल आर्मी का मुंह बिल्कुल बंद था इन सारे अरेस्ट पे, क्योंकि आपको इससे फायदा हो रहा था। ये सारे जर्नलिस्ट सरकार से सवाल कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो ये जेल में जाए तो ठीक है, लेकिन आप और आपका सबसे वफादार प्लेयर जब जेल में जाएगा तो आपको इससे नुकसान होगा। इसलिए अब आप चिल्लाने लग रहे हैं कि ये फैशिज्म हो गया। दोस्तों इससे पहले मैं आपको अपनी राय बताऊं इस पूरे केस के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर अर्नब गोस्वामी की क्या राय होती अगर यहां पर अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट नहीं होता बल्कि कोई उनके बिल्कुल ऑपोजिट होता, उसका अरेस्ट हुआ होता, तो क्या होता। स्पेक्यूलेशन है ये, स्पेक्यूलेशन मैं कर रहा हूं बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जांपल्स जो अर्नब गोस्वामी ने हिस्ट्री में किया है उसके बेसिस पर। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि रिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हो उनकी आत्महत्या में। ऐसा कोई नोट भी नहीं लिखा था कि रिया उन्हें इतने पैसे वो करती थी इसलिए मैं आत्महत्या करने लग रहा हूं। और बाकायदा एम्स के डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि ये एक आत्महत्या ही थी, कोई खून नहीं किया गया था यहां पर। लेकिन इसके बावजूद भी अर्नब गोस्वामी ने कंस्पिरेसी थ्योरीज रची, उन्हें बढ़ावा दिया और महीनों तक लंबा मीडिया ट्रायल चलाया जिसमें रिया को ब्लेम किया गया, कहीं पे बॉलीवुड को, कहीं पे ड्रग्स दो का नाटक किया गया, हैशटैग अरेस्ट रिया जैसे हैशटैग्स चलाए गए
कि ये देखो इसे अरेस्ट कर लो, कोई एविडेंस नहीं है फिर भी अरेस्ट कर लो पुलिस के द्वारा। टीआरपी के लालच में आकर अर्नब गोस्वामी ने बहुत नौटंकियां करी हैं। ये एसएसआर केस तो सिर्फ एक एग्जांपल है। इससे पहले जब भी कोई एक्टिविस्ट अरेस्ट होता तो उसको एंटी नेशनल घोषित करना, कहीं पर ये टुकड़े टुकड़े गैंग घोषित करना, कोई एक्टिविस्ट हो, कोई सरकार के खिलाफ बोलने वाला हो, उनके जो अरेस्ट हुए उन्हें सेलिब्रेट करना, ये तक किया है अर्नब गोस्वामी ने। तो इसके बेसिस पर हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि यहां पर कोई और अरेस्ट हुआ होता और अर्नब गोस्वामी जैसा ही कोई और टीवी न्यूज चैनलों में आज बैठा होता तो आज के दिन हैशटैग्स चल रहे होते, हैशटैग अर्नब गोस्वामी अरेस्टेड, हैशटैग एंटी नेशनल अरेस्टेड, हैशटैग टुकड़े टुकड़े गैंग मास्टर अरेस्टेड, हैशटैग वेल डन मुंबई पुलिस। मीडिया में ऐसी डिबेट्स चलती कि जो अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हुआ है ये तो देश के खिलाफ था, ये ऐसा करता था, देश को बांटने का काम करता था, इसलिए आज ये अरेस्ट हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो इनफैक्ट रिपब्लिक टीवी को डांट तक लगाई थी कि जो एसएसआर केस में उनकी कवरेज रही थी वो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं था। लेकिन अर्नब गोस्वामी के लिए अच्छी खबर यह है कि हम जैसे लोग अर्नब गोस्वामी जैसे नहीं हैं। इसी रीजन से दोस्तों बहुत से लिबरल्स ने ट्विटर पर अर्नब गोस्वामी के फेवर में भी लिखा, कहा कि जो पुलिस ने किया था वो गलत है, पुलिस ओवर रीच कर रही थी अपनी पावर का। इनफैक्ट कुछ लिबरल्स ने तो यह भी कहा कि ऐसे केसेस में, अबेटमेंट टू सुसाइड केसेस में, जहां पर सुसाइड नोट में नाम भी लिखा गया हो, ऐसे केसेस में पुलिस को डायरेक्टली जाकर अरेस्ट नहीं करना चाहिए। ये एक बेकार प्रेसिडेंट सेट करता है, हर सिटीजन को रिस्क पर डालता है अगर पुलिस हमेशा ऐसे अपनी पावर का एक्सेस यूज करने लग गई तो। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस की जस्टिफिकेशन ये थी कि अगर वो अर्नब गोस्वामी को पहले चेतावनी देती अरेस्ट से पहले तो अर्नब गोस्वामी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करते। लेकिन मेरी राय में भी मैं कहूंगा यहां पर कि किसी ना किसी तरीके का विच हंट जरूर होने लग रहा है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, क्योंकि इतने सारे केसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं एक के बाद एक, कहीं पर टीआरपी स्कैम तो कहीं पर ये। मेरा यह जरूर मानना है कि अर्नब गोस्वामी जो अपने टेलीविजन चैनल पर करते हैं वो किसी डेंजरस स्पीच से कम नहीं है। वो देश को बांटता है, इतने बड़े लेवल पर फेक न्यूज फैलाता है कि जिससे लोग इंसाइट हो जाते हैं वायलेंस करने के लिए धर्म के नाम पर। और उन केसेस में लॉज को फाइट करना चाहिए, पुलिस को फाइट करना चाहिए कि अर्नब को उन केसेस में सही लीगल रिस्पॉन्स दिया जा सके, ताकि अर्नब जो आज के दिन देश में टीवी में करने लग रहे हैं, न्यूज का सत्यानाश करने लग रहे हैं, वो बंद किया जा सके। लेकिन एट द सेम टाइम इस केस में अर्नब के जर्नलिज्म का ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अर्नब के पर्सनल मैटर के बारे में है। यही चीज महाराष्ट्र की एक जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि ये अर्नब का एक पर्सनल केस है जिसमें उन्होंने पेमेंट दी नहीं दी, क्या होना चाहिए उसको लेकर तो पर्सनल ही लिया जाए, इसे जर्नलिज्म की सेंस में ना लिया जाए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहो, हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, हर सुरेश वराड़े जी, अनिल पारसकर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि ये ही घटना अगर आपके घर में घटी होती तो ये एफआईआर ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती थी क्या? लेकिन यहां पर सीनियर एडवोकेट्स का मानना है कि ये केस ज्यादा आगे तक नहीं जाएगा। पुलिस चाहे ये भी प्रूफ कर दे कि अर्नब गोस्वामी ने वो पेमेंट नहीं करी थी नायक को जिसकी वजह से ये फाइनली हो पाया, वो भी शायद काफी ना हो पाए अर्नब गोस्वामी को पनिशमेंट देने के लिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो लेकिन पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होगा प्रूफ करना कि अर्नब गोस्वामी के इस एक्ट की वजह से ही नायक ने वहां पर अपनी जान ले ली। हो सकता है पुलिस के पास यहां पर और भी प्रूफ हो इस चीज के, लेकिन देखते हैं ये केस आगे कैसे जाता है। और फाइनली वीडियो एंड करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जितने भी ये बीजेपी सपोर्टर्स हैं, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, ये लिबरल्स हैं, जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आप अपने आप को मानते हो, एक चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जब जहां पर गलत होता है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए आपको। अगर नहीं उठाओगे तो ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि दूसरी साइड भी आवाज उठाएगी जब आपके साथ गलत हो रहा हो। यहां पर 20-30 केसेस पहले देखने को मिले जर्नलिस्ट अरेस्ट होने के। ये जो अपने आप को राइट विंग लोग कहते हैं, कितनी बारी आप लोगों ने आवाज उठाई? ऐसा नहीं करोगे तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि दूसरी तरफ भी आवाज उठाएगी और देश डिवाइड होते जाएगा। देश को यूनाइटेड रखना है, देश के लिए आवाज उठानी है, तो जहां पर गलत हो रहा है वहां पर अपनी आवाज उठानी चाहिए आपको।